सरकारी में आपका स्वागत है। जीएस के एक नए सेशन में मैं बैंक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पूरी जीएस की सीरीज आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। आज हम लोगों का आगे सीरियल है गुप्त वंश। गुप्त वंश है ना, क्योंकि हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया है। मौर्य साम्राज्य के बाद सातवाहन, शक, कुषाण, हिंदी यूनानी और शुंग वंश, ये सब हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। और उसके बाद अब नंबर आता है गुप्त वंश का। गुप्त वंश में क्या पढ़ना है और कैसे फैक्ट वाइज आपको पढ़ के नोट्स बनाना है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मगध के 16 महाजनपद पढ़े। 16 महाजनपद जो थे वो बौद्ध धर्म के भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म के उत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन आता है। और 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद अपने उत्तरी भारत में और एकमात्र महाजनपद अश्मक वो हमारे दक्षिणी भारत में था। और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद उभर के सामने आया था वो मगध आया था। और मगध में बहुत से साम्राज्यों ने अलग अलग शासन किया। सबसे पहला साम्राज्य था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है और नंद वंश के बाद सिकंदर ने आक्रमण किया और उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे जो जनपद थे उन्होंने उत्थान करना शुरू किया। हिंद यूनानी आए, कुषाण आए, सातवाहन आए और शुंग वंश आए। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने आपको बता दिया था। जल्दी से क्विक रिवीजन में एक बार आपको बताकर अपने फिर गुप्त साम्राज्य में या गुप्त वंश में चलते हैं। देखो, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, है ना, बिंबिसार। और अभी कल हम लोगों ने बिंदुसार पढ़ा था, तो बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंधित था और जो बिंदुसार था वो अपना संबंधित था मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश से वो संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वही शासक बना था और बिंदुसार अशोक का पिता था। तो इसके बाद हर्यक वंश में बिंबिसार ने इसकी स्थापना की और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा गया। अजातशत्रु को कुणिक कहा गया। और जो बिंबिसार था उसने राजगीर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा। ध्यान रखना, हर्यक वंश के सभी शासक पितृहंता कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की। और अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। उदयन ने भी अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त की और राजा बना। उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को दूसरी राजधानी बनाया। इसका सबसे जो हर्यक वंश का जो सबसे आखिरी शासक था वो था नागदशक। नागदशक को शिशुनाग ने मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग वंश की स्थापना करने के बाद वो राजा बन गया, शिशुनाग राजा बन गया। और उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक, शिशुनाग के बाद कालाशोक बना। और कालाशोक ने क्या किया, जो शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन की थी, है ना, राजधानी वैशाली बनाया था पाटलिपुत्र से, तो कालाशोक ने पुनः, ध्यान रखना, कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर राजा बन गया। इसके बाद आता है महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की शुंग वंश के बाद। ठीक है, हाँ, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद। और इसका नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था और इसके बाद ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। अलेक्जेंडर इसका
पूरा अलेक्जेंडर, इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर सिकंदर। और इसके बाद ये ईरान को जीतकर काबुल होते हुए खैबर पख्तूनख्वा का दर्रा पार करके इसने भारत पर चढ़ाई की। भारत पर चढ़ाई करने के बाद भारत के जो सभी राजा थे उनको ये नहीं पता था कि सिकंदर आ रहा है भारत पर आक्रमण करने, और सिकंदर विश्व विजय का अभियान लेकर अपने घर मकदूनिया से निकला था। चाणक्य एक पंडित विद्वान था, उसको ये एहसास हो गया कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, तो उसने सबसे बड़े शासक मगध पर, मगध के पास जो सबसे बड़ा महाजनपद मगध था उसके पास गया। उस समय मगध में नंदवंश राज कर रहा था, तो मगध से इसने रिक्वेस्ट किया, नंदवंश के शासक से चाणक्य ने रिक्वेस्ट किया कि साहब ऐसा करो, आप सबसे महान हो, सबसे बड़े हो और सबसे शक्तिशाली हो, सिकंदर के आक्रमण को किसी तरह से रोक लो, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। और सिकंदर भारत विजय का विश्व विजय का अभियान लेकर निकला है और वो कभी हारा नहीं है अभी तक। तो जो नंदवंश के शासक थे, शायद घनानंद थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और उसको बेइज्जती करके उसको निकाल दिया। तब से चाणक्य ने नंदवंश का विनाश करने की शपथ ली और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ। बिहार होते हुए सिकंदर पहुंच गया पंजाब। पंजाब में एक राजा पोरस था, पोरस ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए बहुत ही अच्छा युद्ध किया। और आखिरी में कुछ क्षण जब जीतने को पोरस के बचे थे तो उसकी हार हुई, लेकिन सिकंदर ने उससे प्रभावित होकर पंजाब पर शासन नहीं किया और वहां से आगे चला गया। आखिरी में अंतोगत्वा झेलम वितस्ता नदी के किनारे उसकी सेना थक गई और उसने बहु केफला नामक वहां स्थान बनाया। बहु केफला उसके घोड़े का नाम था, उसके घोड़े के नाम पर उसने झेलम नदी किनारे गांव बसाया जो आज भी है। और उसके बाद वहीं से 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 326 ईस्वी में वो भारत में आया था और 323 में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद इधर जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस जल सेनापति और सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था। निर्याकस एक लेखक भी था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को इसने बिहार में बिठा दिया, बिहार में है ना, जहां जहां जीतता गया वहां उसने सेनापति को बैठाना शुरू कर दिया। सेल्यूकस निकेटर जब मगध की गद्दी पर, जो आज का बिहार है, मगध की गद्दी पर उसको बिठा गया। और उसके बाद जो चाणक्य ने नंदवंश का विनाश करने की कसम खाई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने के बाद इसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के सामने खड़ा कर दिया और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में इसका युद्ध हुआ। और एक तमिल ग्रंथ है एप्पीरक्कायम, उसमें इस ग्रंथ का वर्णन मिलता है। सेल्यूकस निकेटर इससे चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया, है ना, और उसने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और शादी करने के बाद वो यूनान चला गया। जब बहुत दिन हो गए तो अपनी बेटी की सुध लेने के लिए अपनी बेटी की सुध लेने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भारत भेजा। मेगस्थनीज यूनान से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, तो जैसे ही वो आया तो यहाँ के आव भाव देखकर बहुत खुश हुआ और यहीं वो बस गया और यहीं उसने इंडिका लिख दी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कहां से आया था? यूनान ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और उसने भी जो इंडिका है उसमें किसका नाम किस वंश का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त वंश अगर पूछा जाए तो मौर्य वंश, राजा अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहां से इनकी कहानी खत्म होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि अशोक जब राजा बना था तो उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक बहुत ही क्रूर शासक था। अशोक के 100 भाई थे, 99 भाई को उसने कटवा कर एक कुएं फुकवा दिया था। उस कुएं का नाम अगम कुआं था। अशोक ने शिलालेखों की खोज की थी। 269 ईसा पूर्व में ये राजा बना था और 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। उस समय कलिंग की राजधानी त्रोशली थी। कलिंग के युद्ध में बहुत सारी इसने जब मार काट और ये सब देखी तो वो विचलित हो गया और उसने
बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, पश्चाताप करने के लिए उसने बौद्ध धर्म स्वीकारा। इसने शिलालेख बनवाए, 14 शिलालेख बनवाए थे। दूसरे शिलालेख में इसने डॉक्टरी के बारे में बोला है कि सबको इलाज फ्री किया जाएगा, सभी पशु पक्षियों का इलाज फ्री होगा, मतलब दुनिया के इलाज के बारे में इसने बताया है। 13वें शिलालेख में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। और मास्की गुर्जरा वगैरह अभिलेख में इसका नाम अशोक वर्धन, अशोक मिलता है ना। पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है, और पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। 1750 में टी पेंथेलर ने शिलालेखों की खोज की थी, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। मास्की गुर्जरा, नेक्टूर के बाद उद्गोलम, मास्की गुर्जरा, नेक्टूर और उद्गोलम, 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां से अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मी कुछ जो अभिलेख थे वो मिक्स में थे, जैसे अरमाई का अभिलेख ब्राह्मी और प्राकृत दोनों में था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य आए, जैसे हिंद यूनानी जो इंडो ग्रीक आए थे। तो इंडो ग्रीक जो आए थे उनका संस्थापक मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर था, और इसको मिलिंद पाहो भी कहा गया था, है ना। मिलिंद पाहो में मिनांडर के बारे में चर्चा की गई है। मिलिंद पाहो एक ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन के संवाद है, ये याद रखना। मिलिंद पाहो जो है, मिलिंद पाहो में मिनांडर और नागसेन के संवाद है। जो इंडो ग्रीक थे, हिंद यूनानी थे, इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इनका शासक कौन था? मिलिंद पाहो, मिनांडर। और मिलिंद पाहो एक ग्रंथ था जिसमें मिनांडर और नागसेन के संवाद है। इसके बाद नंबर आता है भाई, हिंद यूनानी के बाद नंबर आता कुषाण वंश का शासक था कडुल कुडफिसेस, है ना। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, कुषाण वंश में, है ना। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक आदि विद्वान थे। ठीक है, आदि विद्वान और चिकित्सक थे। उसके बाद नंबर आता है आंध्र शातवाहन का जो संस्थापक था वो शिमूक था, है ना। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है ना। रुद्रदमन इनका एक शासक था, जिसके एक मंत्री सुविखास ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। देखो, सुदर्शन झील के बारे में आपको बता दें, जो सुदर्शन झील थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय महाराष्ट्र का एक राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय महाराष्ट्र का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने सुदर्शन झील को बनाया था। और उसके बाद तुषास्प एक राज्यपाल आया महाराष्ट्र का, जिसने उसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी, तुषास्प ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। और वो बनाई किसके समय में थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और उसके बाद जो ये शातवाहन का जो विशाख था, है ना, मंत्री था उसके समय में इसका जीर्णोद्धार कराया। सुविशास, है ना, के समय इसका सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इनके समकालीन पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके साथ ही इनके साथ आता है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी, इनके बाद आता है। उसने भी 3 शायद वो कराए थे, 3 अश्वमेध कराए थे यज्ञ। ठीक है, यज्ञ कराए थे। अब इसके बाद नंबर आता है गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का। अब गुप्त साम्राज्य कब प्रकाश में आया? गुप्त साम्राज्य जब चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का राजा बना।
चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का राजा बना, उस समय गुप्त वंश प्रकाश में आया। ठीक है, 319 से 334। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334, ये ईस्वी चल रहा है। 319 से 334 ईस्वी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठा तो गुप्त वंश का प्रकाश में आ गया। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, और इसने क्या किया? गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत शुरू किया। गुप्त संवत शुरू किया। ठीक है, गुप्त संवत शुरू करने के बाद इसने लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। कुमार देवी से शादी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से 7 राजा हुए। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। कुमार देवी से शादी की लिच्छवी की राजकुमारी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमार देवी से शादी की, और जो कुमार देवी थी ना, कुमार देवी का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। कुमार देवी का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। ठीक है, तो जो गुप्त वंश किसके समय में फोकस में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, गुप्त वंश शुरू किया, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, और उसका नाम सिक्कों पे चलवाया। उसका नाम सिक्कों पे चलवाया। देखो, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है। तो हरिशेन द्वारा बना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिशेन द्वारा बना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। जानकारी देता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। देखो, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसको हरिशेन के द्वारा बनाया गया था, और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है ना। और समुद्रगुप्त के जो पूर्वज थे, समुद्रगुप्त के जो भी पूर्वज थे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में बताया गया है। लेकिन मेन फोकस हीरो, मतलब प्रयाग प्रशस्ति का जो हीरो है वो समुद्रगुप्त है। याद रखना, समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त की फोटो वीणा बजाते हुए आई है। वीणा बजाते हुए सिक्कों पे लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए फोटो आई है। और समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हरिशेन द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त भाई भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अब देखो, इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद एक आते हमारे रामगुप्त। ठीक है, अब देखो, हरिशेन के जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वो किसके बारे में बात करते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए भी देखा गया है, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां से एक नाम आपके सामने आएगा जो गुप्त साम्राज्य और आगे भी आया था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य दोनों में आया था। विशाख दत्त। विशाख दत्त,
विशाख दत्त। ठीक है, हमने मौर्य साम्राज्य में आपको यह बताया था कि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन किया गया है? तो हमने बताया था कि जो चाणक्य की जो कूटनीति है, चाणक्य की कूटनीति मुद्रा राक्षस में है। अब देखो यहां विशाख दत्त फिर आ गए। विशाख दत्त की यहां एक लेखनी है देवी चंद्रगुप्तम, एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त ने यह बताया है कि समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। रामगुप्त राजा बना जो शकों से हार गया। किससे? शक जो थे, शकों से हार गया, जो शकों से हार गया। ठीक है, शकों से हार गया। देखो शक से हार गया, और जो रामगुप्त की बीवी थी ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी को शकों को देना स्वीकार कर लिया, शकों को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बना था? रामगुप्त। ये कहां लिखा है? ये लिखा है मुद्रा राक्षस की देवी चंद्रगुप्तम में। सीधा क्वेश्चन आता है देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ने देवी चंद्रगुप्तम के साथ साथ विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम के साथ साथ मुद्रा राक्षस भी लिखा है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बना। देखो रामगुप्त राजा बना, राजा बनने के बाद ये शकों से हार गया, क्योंकि गुप्त वंश के पैरेलल शक वंश भी चल रहा था, जो अक्सर गुप्त वंश और शक वंश में लड़ाई हुआ करती थी, झगड़ा हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। तो जैसे ही शकों को यह पता चला कि रामगुप्त राजा बना है, क्योंकि रामगुप्त राजा बनने में इतना माहिर नहीं था, मतलब इतनी ज्यादा टेक्निक इसके पास नहीं थी, तो इसने तुरंत मौका देकर शकों ने गुप्तों पर आक्रमण कर दिया और रामगुप्त को हराकर उसकी बीवी ध्रुव देवी को लेना स्वीकार किया। तो भाई जब रामगुप्त हार गए तो ध्रुव देवी को उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद शकों को देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया और ध्रुव देवी को वापस ले आया, और ध्रुव देवी को वापस लाकर शादी कर ली। ठीक है, चंद्रगुप्त, देखो रामगुप्त हारा था, रामगुप्त ने अपनी बीवी ध्रुव देवी को, ध्रुव देवी किसकी बीवी थी? रामगुप्त की, तो रामगुप्त ने ध्रुव देवी को देना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद ध्रुव देवी को वापस ले आया और ध्रुव देवी से खुद से शादी कर ली। रामगुप्त का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से शादी कर ली और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि तब धारण की थी जब इसने शकों को हरा दिया था। शकों को हराकर क्या किया था इसने? शकों को हराकर इसने ध्रुव देवी को वापस लाया था और उससे शादी कर ली थी। ठीक है, अब ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक बेटी हुई प्रभावती। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेटी प्रभावती का विवाह, प्रभावती का विवाह, जो उसकी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक बेटी थी प्रभावती, उसका विवाह इसने किया था रुद्रसेन द्वितीय से किया,
जो वाकाटक वंश से संबंधित था। कश्मीर में था ये, वाकाटक वंश से संबंधित था। ठीक है, वाकाटक वंश से कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, नाम याद रखना भाई, रुद्रसेन द्वितीय ने। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। और इसके बाद इसने क्या किया? मेहरौती स्तंभ। ठीक है, मेहरौती स्तंभ किससे संबंधित है? विक्रमादित्य से। याद रखना, मेहरौती स्तंभ। ठीक है, मेहरौती स्तंभ किससे संबंधित है भाई? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। ठीक है, मेहरौती स्तंभ का निर्माण कराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मेहरौती स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है और इसी में लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे, है ना। समुद्रगुप्त के जो हमने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था, है ना, संगीत प्रेमी था और खुद बीड़ा बजाता था। और इसकी बीड़ा बजाते हुए फोटो सिक्कों में भी छपी मिली है, इसके अभिलेख भी मिले हैं। तो एक इससे क्वेश्चन बनता है कि गुप्तों में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न थे समुद्रगुप्त के दरबार में। तो समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थी। ठीक है, देखो नवरत्नों की बात अगर करो तो मुगलों में अकबर, है ना, और गुप्तों में समुद्रगुप्त, और एक दक्षिण भारत के में भी वंश थे जो संगम वंश। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो कृष्णदेव राय के समय में भी संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविलु, 4-5 जो वंश आते हैं, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविलु, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो थे वहां पे नवरत्न तो नहीं थे लेकिन अष्टछाप कवि थे, है ना। तो 8 या कवि थे, तो वहां भी हम लोग कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। तो नवरत्नों में से याद रखना, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य में और मुगलों में अकबर, तो इनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में कौन कौन थे? जैसे मान लो कालिदास हुए, धन्वंतरी हुए और 12 मिहिर हुए, है ना, लिख लो। जैसे नवरत्न थे जैसे कालिदास, 12 मिहिर, धन्वंतरी, ये कुछ इस टाइप के नवरत्न थे। ठीक है, गुप्तों की भाषा क्या थी भाई? संस्कृत। गुप्तों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इसके बाद गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था? जिन्हें दीनार कहा गया। यह क्वेश्चन पूछा था कि गुप्त साम्राज्य में जो सोने के सिक्के थे उनका क्या नाम था? तो दीनार। ठीक है, तो गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए जिनको दीनार कहा गया था। अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक का जो भारत में लाने का पूरा वो था, जिसका जाता है श्रेय जाता है, वो मिनांडर था। ठीक है, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और गुप्त वंशों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, और एक बात और है, मंदिर बनाने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त वंश को है। ठीक है, तो ये सारे कुछ समुद्रगुप्त और गुप्त वंश से संबंधित बातें थी। जैसे समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे। सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा गुप्त शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे? तो भाई समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाता था और संगीत का प्रेमी था। गुप्तों की राजभाषा कैसी थी भाई? संस्कृत। जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, मुगलों की राजभाषा फारसी, गुप्तों की राजभाषा संस्कृत। गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों क्या कहा गया? दीनार। और मंदिर बनाने का श्रेय भी गुप्त वंश को जाता है। ठीक है,
और एक चीज और लिख लो, इस वंश को स्वर्ण वंश कहा जाता है। स्वर्ण वंश या स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण वंश या स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट बहुत अच्छा है। किस वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश। ठीक है, तो सबसे पहले भाई इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और इनके जो नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अब देखो, समुद्रगुप्त के बाद नंबर आता है किसका? कुमारगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है और इसने सबसे पहले क्या किया? नालंदा महाविद्यालय बनवाया। नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार बनवाया। ठीक है, कुमारगुप्त ने क्या किया? नालंदा महाविहार बनवाया। और इसी के समय हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, कुमारगुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हूणों का आक्रमण हुआ। इसके बाद इसको कुमारादित्य कहा गया। कुमारादित्य की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली? कुमारादित्य की उपाधि मिली। इसको कुमारादित्य की उपाधि मिली। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बारे में इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। समुद्र, देखो सीक्वेंस पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का साम्राज्य किसके हाथों में गया? कुमारगुप्त। नालंदा महाविहार बनवाया, हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? कुमारगुप्त ने। और कुमारादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की। याद रखो, जो चीन की दीवार है, जो चीन की दीवार है, किसने बनवाई थी? चीन की दीवार बनवाई थी सी वांगटी ने। ठीक है, चीन की दीवार को सी वांगटी ने बनवाया। क्यों बनवाया था? क्योंकि सी वांगटी हूणों के आक्रमण से बहुत परेशान था। हूणों के आक्रमण से बचने के लिए उसने विश्व की सबसे लंबी चीन की दीवार बनवाई। ठीक है, सबसे लंबी चीन की दीवार। ऐसा बनाया जाता है कि चीन की दीवार चंद्रमा से भी दिखती है। ठीक है, तो ऐसा भाई सुनने में आया है कि चीन की दीवार चंद्रमा से भी दिखती है। बनवाया किसने था? सी वांगटी ने। क्यों बनवाया था? हूणों के आक्रमण से बचने के लिए। हूणों के आक्रमण से बचने के लिए सी वांगटी ने यह बनवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। और स्कंदगुप्त के समय फिर से वही काम हो गया है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हो गया। अब देखो, एक किसके समय में? एक हुआ था सुविशास के समय में आंध्र शातवाहन। रुद्रदमन का एक मंत्री था सुविशास। एक देखो, बनी थी मौर्य वंश में। पहला पुनरुद्धार हुआ किसमें? सातवाहन वंश में। पहला पुनरुद्धार हुआ उसका सातवाहन वंश में। दूसरा पुनरुद्धार हुआ उसका गुप्त वंश में। जो सातवाहन वंश में पुनरुद्धार कराया था रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन ने अपने मंत्री सुविशास के साथ मिलकर। और गुप्त वंश में पुनरुद्धार कराया कौन? स्कंदगुप्त, अपने राज्यपाल और अपने पुत्र के साथ मिलकर। ठीक है, तो भाई याद रखना कि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त, इसको कुमारादित्य भी बोला गया। इसको भी कुमारादित्य बोला गया। ठीक है, स्कंदगुप्त। और इसने क्या किया? स्कंदगुप्त को कुमारादित्य बोला गया। इसके राज्यपाल पर्णदत्त, इसके एक राज्यपाल थे पर्णदत्त। और पुत्र चक्रपालित के साथ मिलकर मौर्यों द्वारा बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया।
का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो सुदर्शन झील मौर्य साम्राज्य में बनी थी। पहला जीर्णोद्धार हुआ किसके समय में? सातवाहन के समय में रुद्रदमन ने अपने मंत्री सुविशास के मिलकर जीर्णोद्धार कराया। दूसरा जीर्णोद्धार हुआ गुप्त वंश के समय में, जब स्कंदगुप्त ने अपने राज्यपाल पर्णदत्त और पुत्र चक्रपालित के साथ मिलकर इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार कराया। तो सुदर्शन झील से आपको तीन चीजें मिल गई। मौर्य के समय बनी, सातवाहन के समय पहला जीर्णोद्धार और गुप्त के समय दूसरा जीर्णोद्धार। सातवाहन में रुद्रदमन, मंत्री सुविशास, और गुप्त में कौन था? स्कंदगुप्त, पर्णदत्त और चक्रपाली। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो गुप्त वंश में है, गुप्त वंश की कुछ जो अवशेष हैं, जैसे अजंता की गुफाएं। अवशेष का मतलब है गुप्त वंश के समय में जो बनाया गया था, है ना, जो गुफाएं थी, जो हिस्टोरिकल चीजें थी, उनमें जैसे अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं एमपी, है ना, तो वो कुछ संबंधित है, वो गुप्त काल में ही बनाई गई थी। उसके बाद गुप्त काल में ही देवी देवताओं के मंदिर बनना शुरू हुए। गुप्त काल में मंदिर बनना शुरू हुए और देवी देवताओं उनमें स्थापित किए गए। और इसीलिए सांस्कृतिक विरासत के कारण, सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के कारण गुप्त वंश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। कोई भी आपसे क्वेश्चन करे या क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप ये बोल देना कि हिंदी साहित्य में अभिन्न योगदान के लिए, है ना, तो उसको, क्योंकि संस्कृत इसकी राजभाषा थी, है ना, इसलिए इसको बोला गया कि भाई ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो इस तरह से हमारा जो गुप्त वंश है, गुप्त साम्राज्य होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बता दिए। इससे क्वेश्चन बनता है कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है, नवरत्न किसके दरबार में थे, है ना, तो समुद्रगुप्त के बाद कौन बैठा? कुमारगुप्त। हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त साम्राज्य के समय हुआ? कुमारगुप्त, है ना। वीणा किसको बजाते हुए देखा जाता है? और किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ऑप्शन आते हैं ना, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, इस टाइप के जो ऑप्शन आते हैं वो काफी कंफ्यूज करते हैं। तो जितने सारे फैक्ट हमने आपको बताए थे, वो फैक्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल लोगे, है ना। आपको निकालना है क्वेश्चन आप काट पीट के क्वेश्चन निकाल लोगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर पता होंगे। अब हम लोग चलते हैं कहां? संगम वंश। ठीक है, संगम युग। देखो, सबसे पहली बात है, संगम युग से आप ये मत समझ लेना कि ये हरिहर और बुक्का वाला है। ठीक है, वो हमारा विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, विजयनगर, बहमनी, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे चीजें हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन ये संगम युग अलग है। ठीक है, तो इस संगम युग में ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा याद कर लेना है कि जैसे कौन संगम युग से संबंधित है, तो चोर, चेर और पांड्य, तीन वंश जो है वो संगम युग से संबंधित है। बाकी कोई भी ऑप्शन यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन संगम युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला आता है चेर, फिर चोल, फिर पांड्य, फिर तीसरा आपको डाल देगा बहमनी। तो आप कंफ्यूज आते हो ना, तो बहमनी से होगा। संगम युग में सिर्फ तीन चीजें आती है, तीन वंश आते हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। चोल वंश वही जिनकी नेवी सबसे अच्छी थी, है ना, राजेंद्र चोल द्वितीय, है ना, ये जो श्रीलंका में आक्रमण करेंगे वो चोल साम्राज्य, है ना। तो चेर, चोल और पांड्य तीन आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसमें ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं आपको, इसके अंतर्गत चोल, चेर, पांड्य आते हैं, तीन याद रखना है संगम युग में। ठीक है, अब देखो पांड्य राजाओं ने क्या किया, पांड्य राजाओं ने तीन संगोष्ठी की। जैसे हमने आपको बताया बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति में राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, है ना, ये सारे बताए थे हमने। तो बौद्ध संगीति अपनी चार हुई थी। उसी तरह से संगम युग में भी तीन मीटिंग्स हुई थी
वो 3 मीटिंग्स किसने कराई थी? कभी कभी ये भी बोल देता पांड्य राजाओं ने 3 मीटिंग कराई। पांड्य राजाओं ने 3 बैठकें कराई। और 3 बैठकें ये काहे की है? संगम साहित्य के लिए, संगम साहित्य के उत्थान के लिए, संगम साहित्य को फेमस करने के लिए और संगम साहित्य में जो भी चीजें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए या संगम साहित्य पे विस्तृत वर्णन चर्चा करने के लिए इन्होंने 3 मीटिंग्स की। उन मीटिंग्स में अच्छे अच्छे विद्वान आए थे, है ना। तो सबसे देखो तीनों मीटिंग्स आप याद कर लेना, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग कब हुई थी और अध्यक्ष कौन था और कहां हुई थी? ठीक है, देखो ये हुई थी मदुरा में, ये भी हुई थी मदुरा में, ये सब दक्षिण भारत में है। ये मदुरा में हुई थी, ये मदुरा में हुई थी और ये कपाटपुरम में हुई थी, कपाटपुरम में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, दोनों के अध्यक्ष बनाए गए थे अगस्त ऋषि। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरन। ठीक है, ये स्थान हो गया और ये अध्यक्ष हो गए। ठीक है, मदुरा, कपाटपुरम और मदुरा, अगस्त ऋषि और नक्कीरन, ये 3 बैठकें किसने बुलाई थी भाई? पांड्य राजाओं ने। ठीक है, पांड्य राजाओं ने ये 3 बैठकें बोली। देखो इसमें क्या हुआ, जो इसका जो वर्णन है, इसका साहित्य नष्ट हो चुका है, कोई इसका आज उल्लेख नहीं है। ठीक है, और जो दूसरी कपाटपुरम में हुई थी, इसका है तोलकापियम, इसका एक ग्रंथ है तोलकापियम और इसके भी जो सारे अवशेष है वो नष्ट हो चुके हैं, लगभग 1-2 बचे हैं अभी, नष्ट हो चुके हैं लगभग। तो तोलकापियम जो है वो व्याकरण है ना, तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण तोलकापियम है। बस शायद इतने ही फैक्ट आपको याद करने लायक है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि संगम युग के अंतर्गत कितने साम्राज्य आते हैं? तो चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। इनमें से किस साम्राज्य ने, किन राजाओं ने 3 बैठकें कराई थी उसके इतिहास को और आगे बढ़ाने के लिए? तो पांड्य राजाओं ने। ठीक है, पहली कहां हुई थी? मदुरा, दूसरी कपाटपुरम और तीसरी कहां हुई थी? मदुरा। ठीक है, पहले के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। ठीक, अगस्त ऋषि वही हैं जो अपने रामायण और उसमें ग्रंथ में है ना, अगस्त ऋषि। इसमें भी अगस्त ऋषि हैं और उसमें नक्कीरन एक बहुत विद्वान श्रेष्ठ महाकवि थे। ठीक है, इसके अवशेष में इसमें तोलकापियम है, तोलकापियम जो तमिल का व्याकरण है। क्वेश्चन सीधे पूछा था, तमिल के व्याकरण का नाम क्या है? व्याकरण ग्रंथ का तो तोलकापियम। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी नई चीज के साथ, नए एनर्जेटिक तरीके से। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब